हेलो एवरीवन। अब इस लेक्चर में अप्रैल 2023 का जो मॉक टेस्ट पेपर है मैथमेटिक्स का, उसके आगे के एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में 1 to 10 एग्जांपल्स हो गए थे। अगर आप लोग भी मेरे साथ ही सॉल्व करेंगे तो अच्छा होगा। सो क्वेश्चन नंबर 11 से अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। सम नंबर 11 थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन। आपके मॉड्यूल में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। In a hostel, ration stock for 400 students up to 31 days। मतलब हॉस्टल में 400 स्टूडेंट के लिए 31 डेज को सफिशिएंट होगा, उतना स्टॉक है रेशन का। आफ्टर 28 डेज 280 स्टूडेंट्स वर वेकेटेड। वेकेटेड का मतलब उन्होंने हॉस्टल छोड़ दिया है। दे वेकेटेड द हॉस्टल। फाइंड द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिमेनिंग रेशो, नहीं रेशन चाहिए यहाँ पे, रिमेनिंग रेशन विल बी सफिशिएंट फॉर रिमेनिंग स्टूडेंट्स। तो जो बचा हुआ रेशन है वो कितने डेज के लिए सफिशिएंट है, ये आपको फाइंड करना। तो सपोज अज्यूम कर लेते हैं कि वन स्टूडेंट वन स्टूडेंट 1 डे में एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स, रेशन के एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा है या फिर खा रहा है। एक स्टूडेंट एक दिन में एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा है। तो 400 जो स्टूडेंट्स है वो 1 डे में कितने यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे। तो 400 एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे। ये तो समझ में आ गया होगा सबको। वन स्टूडेंट 1 डे में अगर एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा है तो 400 स्टूडेंट 1 डे में 400 यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे। और अगर 1 डे में वो 400 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो 31 डेज में वो कितने यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे। तो 400x into 31, मतलब कितने यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। तो 12400x इतने यूनिट्स को वो कंज्यूम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हॉस्टल के अंदर टोटल कितना स्टॉक है। हॉस्टल के अंदर टोटल कितना स्टॉक है। 12400x यूनिट्स का स्टॉक है। तो इतना टोटल राशन अवेलेबल है हॉस्टल के अंदर। अब ये जो यूनिट्स अवेलेबल है या ये जो स्टॉक है, इसमें से क्या दिया है आगे कि 28 डेज के बाद 280 स्टूडेंट्स वर वेकेटेड द हॉस्टल। मतलब 28 डेज के बाद 280 स्टूडेंट्स जो है वो हॉस्टल को छोड़ रहे हैं। इसका मीनिंग है कि 28 डेज तक सारे 400 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। तो 28 डेज तक इस टोटल स्टॉक में से कितना यूज हुआ होगा। तो 400x, 400 सारे स्टूडेंट्स थे 28 डेज तक, तो उन्होंने कितना यूनिट्स कंज्यूम किया होगा। तो 400x into 28 इतना राशन इसमें से यूज हुआ होगा। चाहिए तो ये मल्टीप्लाई कर लो। 28 4 जा 112 आता है। तो 28 डेज में इतना राशन यूज हो गया होगा। तो जो बचा हुआ राशन है वो कितने स्टूडेंट्स यूज करने वाले हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बचेंगे अभी। टोटल 400 में से 280 को लेस कर दिया तो बचे हुए स्टूडेंट्स कितने हैं। 120 है। 120 स्टूडेंट्स हैं। और 120 स्टूडेंट कितना टोटल कंज्यूम करेंगे 1 डे में। 120x। तो उनको कितने डेज के लिए ये बचेगा, राशन कितने डेज के लिए सफिशिएंट होगा। तो डेज को डी अज्यूम कर लेते हैं। जो नंबर ऑफ डेज है उसको डी अज्यूम कर लेते हैं। और यही आपको फाइंड करना है। तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा देखो। 124x इक्वल टू 112 112 एक्स प्लस 120x इंटू डी। तो ये ऑल में x कॉमन है तो x कैंसिल हो जाएगा। और 124 100 112 100 प्लस 120 डी।
तो ये साइड में इसको माइनस कर दूं, 12400 माइनस 100 एंड 1200 इक्वल टू 120 तो रिमेनिंग आएगा 1200. सो 1200 इक्वल टू 120 तो 1200 इक्वल टू 120 है. तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे यहाँ पे 1200 अपॉन 120, दैट इज 10 नंबर ऑफ डेज. वापस एक्सप्लेन करना है तो कर देते हैं. चलो और एक बार रिपीट कर लेते हैं. क्या अज्यूम किया मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में कि मान लो कि एक स्टूडेंट एक दिन पे एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा है. तो 400 स्टूडेंट्स एक दिन के अंदर 400 एक्स यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे. तो 31 डेज में वो टोटल कितना कंज्यूम करेंगे, तो 400 एक्स इंटू 31, तो 12,400 एक्स. इतने यूनिट्स जो है, ये यूनिट्स आपके 400 स्टूडेंट्स 31 डेज में कंज्यूम कर रहे हैं. मतलब हॉस्टल के अंदर पूरा स्टॉक इतने यूनिट्स का है. हॉस्टल के अंदर पूरा स्टॉक 12,400 एक्स यूनिट्स का है. अब इसमें से स्टार्टिंग के 28 डेज के लिए तो सारे 400 स्टूडेंट्स थे. तो 28 डेज के लिए ये 400 स्टूडेंट्स ने कितना कंज्यूम किया होगा, तो 400 एक्स इंटू 28, मतलब 11,200 एक्स. तो जो बचा हुआ राशन है, बचा हुआ राशन वो 120 स्टूडेंट्स अभी कंज्यूम करेंगे. तो 120 स्टूडेंट एक्स नंबर ऑफ डेज के लिए 120 एक्स इतना कंज्यूम करेंगे. तो इनटू डी, ये नंबर ऑफ डेज लेना है. वन डे के लिए 120 स्टूडेंट 120 एक्स इतना कंज्यूम करेंगे इनटू डी. तो अब ये टोटल को ये दो पार्ट में स्प्लिट किया है, तो ये दोनों का एडिशन इक्वल टू टोटल राशन होगा. तो इसको सिंप्लीफाई करके नंबर ऑफ डेज आ जाते हैं 10. अगर कुछ डाउट होगा तो आप मुझे बाद में मैसेज करके पूछ लेना. सो टोटल नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 10. तो जो रिमेनिंग राशन है वो रिमेनिंग स्टूडेंट्स को 10 नंबर ऑफ डेज के लिए सफिशियंट है. सो देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल. 11th हो गया है. 12th काफी सिंपल है, ऑप्शन वाइज भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन चैप्टर से है. सम ऑफ टू नंबर्स इज 8. दो नंबर्स का एडिशन 8 है. सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 34. सो उनके स्क्वायर का एडिशन 34 है. टेकिंग वन नंबर एज x, फॉर्म द इक्वेशन इन x, देन फाइंड द नंबर्स. तो इक्वेशन फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन वाइज सॉल्व करो. हर ऑप्शन के लिए आपको ये दोनों कंडीशन को चेक करके देखना है. फर्स्ट ऑप्शन 7 और 10, ये दो नंबर्स लिए तो इनका एडिशन जो है वो 17 आ रहा है. बट एडिशन क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए. सेकंड ऑप्शन के लिए 4 + 4, 8 या आंसर तो आ रहा है एडिशन के लिए. इनके स्क्वायर का एडिशन 34 है क्या, वो चेक कर लेते हैं. 4² 16, 4² 16 इक्वल टू 32 आ रहा है. बट यहाँ पे तो एडिशन 34 दिया है, तो बी ऑप्शन नहीं है आंसर. फिर सी ऑप्शन चेक करके देख लेते हैं. थर्ड ऑप्शन 3 + π इक्वल टू 8, सम इक्वल टू 8 सेटिस्फाई हो रहा है. 3² + π² 9 + 25 इक्वल टू 34 सेटिस्फाई हो रहा है. सो आंसर इज सी ऑप्शन. तो सिंपल सम था, ऑप्शन वाइज से सॉल्व चेक करके सॉल्व हो रहा था. नेक्स्ट जो सम्स है वो है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट एन्युटी, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ये चैप्टर से है. रुपीज 80,000 is invested to earn a monthly interest of 1200 at the rate of dash % simple interest. 80,000 को इन्वेस्ट किया है, मतलब प्रिंसिपल है 80,000. मंथली इंटरेस्ट बोल रहा है, मंथली का मतलब ड्यूरेशन 1 मंथ है. सो 1 मंथ का मतलब 1/12 ईयर्स है. ऑफ रुपीज 1200, इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1200 मतलब सिंपल इंटरेस्ट है इसमें 1200. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करना, आर को फाइंड करना है. सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू एन अपॉन 100. सो सिंपल इंटरेस्ट इज 1200. सिंपल इंटरेस्ट 1200 प्रिंसिपल इज 80,000
रेट फाइंड करना है, n का वैल्यू 1/12 है एंड 100, तो जीरोस कैंसिल हो जाता है, तो 1200 इंटू 12/800 is equal to R. So 1200 into 12/800 equal to 18. So rate is equal to 18% per annum. So answer is fourth option. तो सिंपल सम था, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करके आपको आंसर फाइंड करना है. और नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी. ऑर्डिनरी एन्युटी का ही मतलब है एन्युटी रेगुलर of 8 quarterly payments of ₹500 each. 8 क्वार्टरली पेमेंट्स मतलब इंटरवल क्वार्टर का है, हर क्वार्टर के लिए 500 रुपीज पे किए जा रहे हैं. तो ये जो 500 रुपीज है ये आपका इंस्टॉलमेंट है, दैट इज सी है. और 8 नंबर ऑफ क्वार्टर्स है यहाँ पे. ये ऑलरेडी क्वार्टर्स दिए हैं, ईयर्स दिए हुए नहीं है. ईयर्स होते तो इंटू 4 करके 32 क्वार्टर्स लेते हैं. एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो 8% का जो रेट है पर एनम का है, तो अपॉन 4 करना है क्योंकि क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे किया जा रहा है. सो देयरफॉर आई का वैल्यू क्या होगा, 2/100, दैट इज 0.0. तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, सी इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर. तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर के लिए आप क्या करते हो, 1 डिवाइड 1 प्लस आई एंड इक्वल टू साइन n नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब यहाँ पे 8 टाइम्स प्रेस करना है एंड फिर जीटी प्रेस करके आपको एन्युटी फैक्टर को कैलकुलेट करना है. तो 1 प्लस आई का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 प्लस 0.02, सो इट इज 1.0. तो देख लेते क्या आंसर आ रहा है. इंस्टॉलमेंट 500 है, फिर कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो. 1 डिवाइड 1.02, 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉर्नर में 10 आने तक एंड जीटी प्रेस किया तो एन्युटी फैक्टर का आंसर है 7.32548. तो इंटू 500 करके आपको आंसर फाइंड करना है, विच इज 3662.74, 3662.74. So approximate answer is C option, 3662.50. तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फाइंड करना था. क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है. इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, मेजॉरिटी टाइम्स एग्जाम में आता है. इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल रेट ऑफ 6%, पेएबल हाफ ईयरली बोला है तो इसको हाफ करना पड़ेगा, सो इट इज 3%. आई इज इक्वल टू 0.03 एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में एन का वैल्यू जो है हाफ ईयरली के लिए 2 लेना है क्योंकि एक साल में 2 बार इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है. एंड फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1 और फाइनली इंटू 100 करके परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. सो 1 प्लस 0.03 स्क्वायर माइनस 1, सो 1.03 का स्क्वायर माइनस 1, so 1.03 into equal to -1, so 0.0609 आता है और इंटू 100 करके आपको लिखना है 6.09% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. सो आंसर इज फोर्थ ऑप्शन 6.09, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, सो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं. 16th एग्जाम्पल आइदर आप ऑप्शन वाइज कर सकते हैं या मेथड से सॉल्व करो. पहले मेथड से एक्सप्लेन कर देंगे. A trust fund has invested ₹27,000 money in 2 schemes A and B. टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट किया जा रहा है वो है 27,000 दो स्कीम में A एंड B में.
offering compound interest at the rate of 8% and 9%. A के लिए 8% है और B के लिए 9%. If the total amount of interest accrued through these two schemes together in 2 years is, total compound interest is given and this total compound interest is 4818.30. What was the amount invested in scheme A? ए में कितना पैसा इन्वेस्ट किया होगा ये आपको फाइंड करना है. मैंने बोला था मेथड से बता देती, बट मेथड से काफी लेंदी हो जाएगा. ऑप्शन वाइज ही चेक कर लेते, वही बेटर है, क्योंकि कैलसी के ट्रिक से अपन जल्दी से आंसर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इयर्स ज्यादा नहीं है, 2 इयर्स ही है. तो ऑप्शन वाइज ही सॉल्व करना बेटर है. तो कैसे करेंगे देखो, हर ऑप्शन में किसका आंसर गिवन होगा कि ए के अंदर आपने कितना टोटल इन्वेस्ट किया है वो आंसर होगा. तो ए के अंदर सपोज 12,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको बी के लिए अमाउंट फाइंड करना है 27 माइनस 12,000. समझ रहा है क्या? बी के लिए कैसे फाइंड करेंगे? 27 माइनस 12,000, सो इट इज 15,000. फिर जस्ट सिंपली आपको कैलकुलेटर से इसके ऊपर 8% लेना है और इसके ऊपर 9% अप्लाई. तो कैलसी का ट्रिक क्या होता है, पहले नंबर को टाइप करना है जो भी है 12,000, फिर उसके आगे +8% दो बार करना है, एंड -12,000 दो बार क्यों करना है, क्योंकि 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट है. -12,000 क्योंकि ये 8% से फाइनल अमाउंट आता है, उसमें से प्रिंसिपल लेस करके जो भी वैल्यू आता है वो मेमोरी प्लस, मतलब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आपका मेमोरी में आप सेव कर रहे हैं. फिर नेक्स्ट वाला जो है बी के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 15,000, उसके आगे +9% करना है और -15,000 करना. इससे क्या होगा, सेकंड जो बी स्कीम का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो मिलेगा, उसको भी मेमोरी प्लस करना. एंड फाइनली एमआरसी करके चेक करना है कि आपका टोटल इंटरेस्ट इसके साथ इक्वल आ रहा है क्या. अगर आ रहा है तो ए ऑप्शन राइट है. तो चलो चेक करके देख लेते हैं. 12,000 +8% -12,000 इक्वल टू 19,1996.8 memory plus. Then 15,000 +9% -15,000 equal to 2821.5 memory plus recall. तो आंसर यहाँ पे आ रहा है 4818.30. यस, ए ऑप्शन राइट है. फिर एक मिनट चेक कर ले रहे हैं आंसर क्या दिया है. So it is sum number 16. यस, आंसर इज ए ऑप्शन करेक्ट है. ए ऑप्शन ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन वाइज काफी सिंपल था. आंसर इज ए ऑप्शन. कर दू साइड में, लिख दिया है सबने ये. चलो 17th एग्जाम्पल देख लेते हैं. सम नंबर 17th. A sum of money invested of compound interest double itself in 4 years. डबल के लिए 4 इयर्स दिए हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का नहीं है, नहीं तो बाय मिस्टेक आप RN इक्वल टू 100 लेके सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. इन हाउ मेनी इयर्स इट बिकम्स 32 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. तो काफी सिंपल समय, मैंने इसके लिए आपको शॉर्टकट दिया था कि ये जो टाइम्स है 32 टाइम्स, ये आपको सिर्फ देखना है 2 का कौन सा पावर है. तो 32 इज 2⁵. तो ये जो पावर 5 है ना, इसको डबल के नंबर ऑफ इयर्स के साथ मल्टीप्लाई कर. तो डबल के नंबर ऑफ इयर्स 4 है, तो 5 इंटू 4 इक्वल टू 20. तो शॉर्टकट से आंसर हो जाता है 20 इयर्स. या फिर मेथड से चाहिए तो आप ऐसे सोचेंगे, आज की डेट में अपने 100 रुपए डिपॉजिट किए, उसका डबल 200 होने के लिए 4 साल लग रहे हैं. फिर ये 200 का डबल 400 होने के लिए और 4 इयर्स लगेंगे. 400 का डबल 800 होने के लिए
ये डबल 200, इसका डबल 400, 400 का डबल 800 4 इयर्स में, 800 का डबल 1600 और 4 इयर्स में, 1600 का डबल 3200 और 4 इयर्स में। तो यहाँ पे स्टॉप करना है क्योंकि 32 टाइम्स बोला है, 100 का 32 टाइम्स 3200 आ गया। सो 4 + 4 + 4 + 4 + 4 5 टाइम्स, तो आंसर इक्वल टू 20 इयर्स। या फिर जो शॉर्टकट दिया था मैंने कि डबल के लिए n नंबर ऑफ इयर्स है, तो 2 k टाइम्स के लिए कितने इयर्स चाहिए, तो k इंटू एन ईयर्स, k इंटू एन ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ रुपीज 15,000, 15,000 इज अवर प्रिंसिपल फॉर 2 इयर्स, n इक्वल टू 2 इयर्स इज 96, तो डिफरेंस इज 96। बट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आई स्क्वायर, करेक्ट है क्या? 2 साल के लिए डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई का शॉर्टकट फॉर्मूला है P इंटू आई स्क्वायर। सो प्रिंसिपल इज 15,000, आई स्क्वायर का मतलब R/100 है, सो आई स्क्वायर इक्वल टू 96/1500, 1500 है, ये 15,000 है, सो 96 डिवाइडेड बाय 15,000, सो आई स्क्वायर का वैल्यू आ जाता है 0.0064, तो आई का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 0.0064, तो इसका स्क्वायर रूट लेके आंसर है 0.08। तो ये आई मतलब R/100 है, जिसका वैल्यू है 0.08, एंड therefore R is equal to 8%. So answer for rate of interest is equal to 8%. तो इजी सम है, P इंटू आई स्क्वायर करना है, तो जिससे आपका यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन 2 इयर्स के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू आई स्क्वायर। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 19th वाला है, थोड़ा बड़ा सम दिख रहा है, देख लेते कैसे है। बड़ी आपके मॉड्यूल में सॉल्व एग्जाम्पल में है शायद से, मॉड्यूल का सॉल्व एग्जाम्पल। मशीन विथ a useful life of 7 years cost rupees 10,000, while another machine with useful life of 5 years cost rupees 8,000। मतलब दो मशीन दिए हुए हैं, ये है मशीन 1 एंड मशीन 2। फर्स्ट मशीन के लिए कॉस्ट है 10,000 और सेकंड मशीन का कॉस्ट है 8,000। फर्स्ट मशीन का यूजफुल लाइफ जो है, लाइफ वो 7 इयर्स, एंड सेकंड मशीन के लिए यूजफुल लाइफ जो है वो है 5 इयर्स। द फर्स्ट मशीन सेव्स लेबर एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 1900 एनुअली एंड द सेकंड वन सेव्स लेबर एक्सपेंसेस ऑफ 2200 एनुअली। तो ये क्वेश्चन कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशंस ऑफ एन्युटी में 3 एप्लीकेशंस बताए थे, जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन लीजिंग का है, सेकंड एप्लीकेशन कैपिटल एक्सपेंडिचर है, थर्ड एप्लीकेशन वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड है। तो उसके अंदर का कैपिटल एक्सपेंडिचर का ये एप्लीकेशन है कि ये जो एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नॉट प्रॉफिटेबल है, ये आपको एग्जामिन करना है, चेक करना है। तो फर्स्ट मशीन सेव्स लेबर एक्सपेंसेस 1900, अगर फर्स्ट मशीन लेबर एक्सपेंसेस को सेव कर रहा है इतने रुपीस के, तो इसका मतलब फर्स्ट जो मशीन है उसके थ्रू आपको जो इनकम मिल रहा है या जो बेनिफिट हो रहा है पर ईयर वो 1900 रुपीज का है। तो यही आपकी एन्यूटी है, हर साल आपको 1900 रुपीज का सेविंग हो रहा है, आपके लेबर एक्सपेंसेस बच रहे हैं, तो इसको C इक्वल टू 1900 लेना है। एंड सेकंड के थ्रू लेबर एक्सपेंसेस कितने बच रहे हैं, तो सेकंड के लिए जो बेनिफिट है पर ईयर का आपका जो सेविंग्स हो रहा है वो 2200 रुपए का हो रहा है, मतलब C इक्वल टू 2200। तो डिटरमाइन द प्रिफर्ड कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब आपको ये चेक करना है कि मशीन 1 या मशीन 2 में से कौन सा मशीन परचेज करना चाहिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो ये जो आपके सेविंग्स हो रहा है
पर ईयर के लिए इतना जो अमाउंट सेव हो रहा है, तो आपका ये जो सेविंग का अमाउंट है 1900, जो 7 टाइम्स आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। मतलब ये कैश इनफ्लो जैसे हो गया, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को कंपेयर करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के साथ। अगर आपका ये जो इनकम है पर ईयर, इनकम का प्रेजेंट वैल्यू जो है वो एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगा, तो वो मशीन आपको परचेज करना चाहिए। तो फर्स्ट मशीन के लिए प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लें। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम्स इक्वल टू C इंटू एन्युटी फैक्टर 1/I एंड इक्वल टू साइन 7 नंबर ऑफ टाइम्स, या फिर आपका कैलकुलेटर का जो कॉर्नर होता है जहां पे स्टेप काउंट आता है, वहां पे n+2 मतलब 7+2 9 आना चाहिए और GT प्रेस कर। तो C मतलब 1900 मल्टीप्लाई में I का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10/100 0.1, 1+I हो जाएगा 1. तो 1/1.1 इक्वल टू 7 टाइम्स एंड GT प्रेस कर। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या था। 1/1.1, 1 2 3 4 5 6 7, जो आंसर आ रहा है, GT प्रेस कर लिया तो इसका जो वैल्यू आता है 4.868 इंटू 1900, तो आंसर आ जाता है यहाँ पे 9249.99। दैट इज अप्रोक्सीमेट आंसर इज 9250 आता है। तो अभी देखो आज की डेट में जो सेविंग हो रहा है ना, वो 9250 ही हो रहा है, और आज की डेट का एक्सपेंडिचर 10,000 है। आज के डेट में एक्सपेंडिचर 10,000 हो रहा है, और जो सेविंग हो रहा है वो 9250 ही हो रहा है। तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है और सेविंग्स कम हो रहा है, या इस एक्सपेंडिचर के कारण से सेविंग्स उतना ज्यादा नहीं हो रहा है, इस कॉस्ट के कंपैरिजन में कम सेविंग हो रहा है, तो फर्स्ट मशीन आपको परचेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि 10,000 रुपए आपके पास से ज्यादा पैसा जा रहा है, बट आपके पास आ रहा है पैसा उसके कारण से कम। सो फर्स्ट मशीन शुड नॉट बी परचेस्ड। तो समझ में आ रहा है क्या? फर्स्ट मशीन को क्यों नहीं परचेज करना चाहिए? क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनकम्स जो है वो कम आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में। एक्सपेंडिचर ज्यादा आ रहा है सेविंग्स के कंपैरिजन में। अभी सेकंड मशीन के लिए चेक कर लेते हैं। सेकंड मशीन के लिए प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू C मतलब यहाँ पे है 2200, और उसके साथ मल्टीप्लाई में 1/1.1 इक्वल टू 5 टाइम्स, एंड देन GT प्रेस करो। तो देख लेते हैं 1/1.1 इक्वल टू 5 टाइम्स, GT प्रेस कर लिया, 3.790 आ रहा है, एंड इंटू 2200, तो 8339.7, तो 8340 है। वापस एक बार कर लेते हैं। हाँ राइट है, और पहले वाला भी एक बार मैं वापस कंफर्म कर लेती। 7 टाइम्स का था, 7 इयर्स, 9249.99 करेक्ट है। तो अब ये जो वैल्यू है, एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में इनकम ज्यादा आ रहा है, इनकम ज्यादा आ रहा है। आज की डेट का एक्सपेंडिचर 8,000 है, बट आज की डेट का इनकम 8,340 है, तो इनकम ज्यादा आ रहा है एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में, इसलिए सेकंड मशीन शुड बी परचेस्ड। तो आ रहा है क्या समझ में एग्जाम्पल? यहाँ पे क्या किया आपने, जो एक्सपेंडिचर है उसको कंपेयर किया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम के साथ। इनकम ज्यादा होगा तो ही वो मशीन को परचेज करना चाहिए, और इनकम कम होगा तो उस मशीन को परचेज नहीं करना चाहिए। तो आंसर आएगा यहाँ पे सेकंड मशीन शुड बी परचेस्ड।
second machine should be purchased. सो सम नंबर 20 देख लेते हैं अभी क्या है 20. हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर. अगेन एन्युटी का क्वेश्चन है, हर साल के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए. सो एज टू एक्यूमुलेट 5 लाख. एक्यूमुलेशन करना है मतलब ये फ्यूचर वैल्यू है एट द एंड ऑफ 12 ईयर्स. तो 12 इंस्टॉलमेंट में इतना एक्यूमुलेशन करना, कंपाउंडेड एन्युअली एंड रेट इज 10%. अभी टाइप ऑफ एन्युटी गिवन नहीं है तो रेगुलर ही अज्यूम करेंगे. तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है C अपॉन आई इन ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1. मैंने आपके 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से फॉर्मूला लिखा है. तो 5 लाख रुपीज का आपका फ्यूचर वैल्यू है. C का वैल्यू फाइंड करना है. I का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 0.1. 1 प्लस 0.1 का वैल्यू हो जाएगा 1.1 रेस टू 12 माइनस 1. तो ये इधर मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा आपका 50,000 एंड 1.1 का 12th पावर माइनस 1. 12th पावर माइनस 1 2.13842. अब ये इस साइड में डिवाइड इक्वल टू करके 50,000 टाइप कर लो. तो C का वैल्यू फाइंड हो रहा है 23,381.65. 23,381.65. अब ये जो ब्रैकेट में वैल्यू गिवन होता है ना, ये कौन से टर्म का होता है. तो आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से इसका फॉर्मूला उन्होंने ऐसे दिया है. सी जो है उसको ए अज्यूम किया है और ये जो 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1 है, ये अपन जो बाहर आई लिखते हैं ना वो अंदर आई लिखते हैं. और ये फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू का फॉर्मूला है. तो ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ से, ये वाला एक्सप्रेशन, इसका ये वैल्यू दिया. ये फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर है 12 इंस्टॉलमेंट एंड 0.1 रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए. तो अगर ये आप यूज कर रहे हैं, ये वाला वैल्यू यूज कर रहे हैं, तो ये पूरे ब्रैकेट का वैल्यू आपको दिया हुआ है. तो ये एन्युटी फैक्टर जो है, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर, वो सिर्फ आपको 5 लाख के साथ डिवाइड मिले. तो अगर आप ब्रैकेट का वैल्यू यूज करना चाहते हैं तो फ्यूचर वैल्यू के साइड में अपने 5 लाख लिख दिया, डिवाइड में ये पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू उन्होंने ये इतना दे दिया है, तो इसको डिवाइड में लेना पड़ेगा इस साइड में एंड इक्वल टू C. मतलब अगर ये ब्रैकेट वाला वैल्यू यूज करना है तो आपको कुछ ज्यादा कैलकुलेशन ही नहीं करना है फिर, क्योंकि ये कंप्लीट कैलकुलेशन करके दे दिया है. 1 मिनट. 84284 इक्वल टू, तो 1 मिनट कुछ मिस्टेक हो रहा है. 5 लाख डिवाइडेड बाय 3.1384284 इक्वल टू, आंसर गलत हो रहा है. डिवाइड में लेके मतलब उन्होंने वैल्यू गलत दिया है शायद से. 1 मिनट वैल्यू चेक कर लेती हूँ उनका जो राइट है या रॉन्ग है. डिवाइडेड बाय 0.1. ओके, उन्होंने वैल्यू गलत दिया है, ये उनका वैल्यू गलत हुआ है. तो ब्रैकेट का वैल्यू यूज नहीं कर सकते. ब्रैकेट का वैल्यू ये इस एक्सप्रेशन का होता है, बट ये गलत वैल्यू प्रिंट हुआ है. तो प्रॉपर फॉर्मूला के हिसाब से आप सॉल्व करो. ठीक है, ओके, ये क्लियर कर देते हैं. सो नेक्स्ट एग्जांपल 21st. Raju invests 20,000 every year in a deposit scheme starting from today. अब starting from today है तो समझ में आना चाहिए कि टाइप जो है वो एन्युटी ड्यू का है. एन्युटी ड्यू के लिए आपको जस्ट एन्युटी रेगुलर जैसे ही कैलकुलेट करना है और उसके आगे 1 प्लस आई ये फैक्टर ज्वाइन करना है. हर साल वो 20,000 रुपीज को डिपॉजिट कर रहा है, मतलब 20,000 रुपीज आपका C है. और कितने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है 12. अगर ईयरली है तो यस ईयरली दिया है.
Assuming the interest rate of deposit as a 7%, तो 7% मतलब 0.07 I का वैल्यू है. What will be the future value of annuity? तो सिंपल है ये सम. C upon I in bracket 1 plus I raised to n minus 1 into 1 plus I. तो जस्ट वैल्यूज पुट अप करके आंसर निकालना है. 20,000 अपॉन 0.07, 1.07 का 12th पावर माइनस 1 एंड 1.07. मैंने ये ऐड करके लिख दिया है. 1 प्लस 0.07 इज 1.07. पहले 12th पावर से स्टार्ट करेंगे. इंटू 1.07 इंटू इक्वल टू 12th पावर, दैट इज कॉर्नर में 13 आने तक माइनस 1 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाय 0.07 इंटू 1.07 इक्वल टू. सो फाइनल आंसर इज 38, 28, 12.857. 857. 38, 28, 12. 38, 28, 12 पॉइंट समथिंग है, तो अप्रोक्सीमेट आंसर इज बी ऑप्शन. तो आंसर है 3,82,813. So question number 22. Mr. A invested rupees 20,000 every year. Again annuity का question है. C equal to 20,000 for next 3 years. अगर annually है, yes, every year. So 3 installment. R is 8%. Find the future value of annuity. बहुत बार future value का question पूछा है इस mock test paper में. C upon I की वैल्यू 0.08, फिर 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1. देख लेते हैं. ब्रैकेट का वैल्यू यूज किया थर्ड पावर के लिए तो भी चल सकता है. और थर्ड पावर का आंसर ब्रैकेट का यूज करो या कैलसी से कैलकुलेट करो. 20,000 अपॉन 0.08. सो आंसर इज 64,928. यस, सी ऑप्शन इज द आंसर. 23rd एग्जाम्पल. रुपीज 10,000 इन्वेस्टेड एवरी मंथ. अभी 10,000 हर मंथ के लिए इन्वेस्ट हो रहे इन एन अकाउंट पेइंग 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली. तो रेट जो है वो 12% है. अपॉन 12 करके मंथली ले लो 1%. ठीक है. देन फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी जस्ट आफ्टर मेकिंग 11th पेमेंट. 11 पेमेंट के बाद का फ्यूचर वैल्यू है. मतलब ये 11 ईयर्स नहीं है, ये 11 मंथ्स है. तो 11 मंथ्स के बाद का फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना है. तो सेम फॉर्मूला है. C अपॉन I इन ब्रैकेट 1 प्लस I रेस टू n माइनस 1. तो देख लेते हैं. 1.01 इंटू इक्वल टू 11th पावर जो है वो आपका ब्रैकेट वाले वैल्यू के साथ ही इक्वल आएगा. आप चेक करके देख सकते हैं कैलसी से भी. 1.1156 करेक्ट है. माइनस 1 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 0.01. सो आंसर इज 115668.34. 11th पेमेंट के बाद का फाइनल अमाउंट कितना आ रहा है? तो 1,15,000, 1,15,668 आ रहा है एक्चुअल में. बट ठीक है, अभी अप्रोक्सीमेट आंसर मार्क करना पड़ेगा. आंसर इज ए ऑप्शन. अगर ब्रैकेट का वैल्यू यूज किया होता तो कितना डिफरेंस आ रहा है देख लेते हैं. इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 0.01. यस, ब्रैकेट का जो अगर वैल्यू आपने यूज किया तो ये एग्जैक्ट आंसर आता है. ब्रैकेट का वैल्यू जो है उन्होंने जो दिया हुआ पावर है वही यूज करो, क्योंकि कैलकुलेटर से ऑल डिजिट्स लिए जाते हैं. यहाँ पे 4 डिजिट तक के आंसर दिया है. तो आंसर इज ए ऑप्शन. 1,15,600. सिंकिंग फंड फैक्टर is the reciprocal of future value of interest factor. Future value interest factor of an annuity. C ऑप्शन करेक्ट है. ये मैंने उस दिन ही आपको एक्सप्लेन किया था क्लास में. फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का जो फॉर्मूला है वो है C इंटू फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर. तो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर ये ऐसे होता है. देखो 1
प्लस आई रेस टू n माइनस 1 अपॉन आई। एंड सिंकिंग फंड के लिए जनरली जो इंस्टॉलमेंट होता है वो फाइंड करना होता है। तो ये टर्म को आपको इधर रेसिप्रोकल के फॉर्म में मल्टीप्लाई में लेना पड़ता है, आई अपॉन 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1 एंड इक्वल टू सी होता है। तो ये जो यहाँ पे ब्रैकेट किया है मैंने, इसको बोला जाता है सिंकिंग फंड फैक्टर। सिंकिंग फंड फैक्टर, तो सिंकिंग फंड फैक्टर इनटू आपको उस फंड के थ्रू फाइनली कितना अमाउंट एक्यूमुलेट करना है वो यहाँ पे लिया जाता है। और वो जो फाइनल एक्यूमुलेशन है सिंकिंग फंड का, उसको मल्टीप्लाई करना है सिंकिंग फंड फैक्टर से। तो आपको ये समझ में आता है कि हर साल या हर ईयर या पर्टिकुलर पीरियड के बाद, हर पीरियड के बाद उस फंड के अंदर आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी, तो ये आपको लर्न रखना है। सिंकिंग फंड फैक्टर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी या फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। सो एन्युटी का एक ही एग्जाम्पल बचा है, तो इस लेक्चर में अपन एन्युटी का 25th एग्जाम्पल जो है वहां तक डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग सम सबके नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएंगे। 25th एग्जाम्पल, 10 years ago earning per share of ABC Limited was rupees 5 share, was rupees 5 share. Its EPS for this year is rupees 22. Compute at what rate EPS of company grow annually. 10 साल पहले अर्निंग पर शेयर जो था वो 5 रुपीज का था 10 साल पहले, और आज कितना है वो 22 है। तो पहले 5 रुपीज था उसको प्रिंसिपल अज्यूम करो, और अभी जितना हो रहा है उसको 22 अज्यूम करो, और नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं वो 10 है। तो आपको ईपीएस जो है वो कितने परसेंट से ग्रो हो रहा है ये फाइंड करना है। तो ये सीएजीआर जैसे क्वेश्चन है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो या फिर अपने कंपाउंड अमाउंट का जो फॉर्मूला है या फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो, उसके फॉर्मूला के थ्रू भी आप आई को डिटरमाइन कर सकते हैं। सीएजीआर जो होता है उसका फॉर्मूला इसी से डिराइव होता है। तो 1 प्लस आई रेस टू 10, तो 22/5 इक्वल टू 1 प्लस आई का 10th पावर। तो इसका आंसर आता है 4.4 इक्वल टू 1 प्लस आई का 10th पावर। तो 1 प्लस आई इक्वल टू 4.4 का 10th रूट फाइंड करना। तो 10th रूट के लिए आपको जो कैलकुलेटर का 12 टाइम्स का मेथड है वो यूज करना है। 4.4 को टाइप करो, रूट का साइन 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 करना है। 10th पावर इसलिए डिवाइड 10 कर दो, देन +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो भी आंसर आ रहा है वो है 1.159726। अब 1 माइनस किया तो आंसर आएगा 0.159726, एंड अगर इंटू 100 किया तो आंसर आएगा 15.97%। तो आंसर है ए ऑप्शन 15.97%। तो अप टू 25 सारे सम्स डिस्कस हो गए, बचे हुए सम्स नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएंगे।